ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल जयपुर का दौरा है। कल जयपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 दिन जयपुर में ही रहने का कार्यक्रम है। पहले दिन विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी बैठक करेंगे। 6 और 7 जनवरी को डीजी और आईजी कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी शामिल होंगे। देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंथन किया जाएगा। पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी ने खास बैठक भी की है। जयपुर में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं और इसे लेकर रिहर्सल भी किया गया है। यह पहला मौका है जब 3 दिनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में रहेंगे। पहली बार ऐसा होगा जब पीएम मोदी 3 दिन जयपुर में रुकेंगे। अब पीएम मोदी ही आ रहे हैं तो तैयारियां भी जोरों पर है। सीएम भजन लाल भी एक्टिव हो गए हैं। सीएम भजन लाल ने बीजेपी कार्यालय में एक बैठक की जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी शामिल हुए। बैठक में पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियों पर चर्चा की गई। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के ओजस्वी कार्यकर्ता विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता का स्वागत करने को बेताब हैं। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर आएंगे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह देखने लायक होगा। पीएम मोदी के कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। पीएम मोदी शुक्रवार को जयपुर आएंगे, जहां पहले दिन विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी के जयपुर आने से कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए, शहर को सजाने के लिए अपने महंगे मेहमान हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी के आगमन को लेकर अपनी तैयारियां कर रहे हैं। और ये निश्चित रूप से हम सब लोगों का सौभाग्य कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अपना समय व्यतीत करेंगे। वहीं 6 और 7 जनवरी को डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। इस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल और सभी राज्यों के डीजी आईजी शामिल होंगे, जो देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंथन करेंगे। पीएम मोदी के दौरे की तैयारी को खुद सीएम भजन लाल शर्मा भी देख रहे हैं। इसी के चलते कार्यक्रम की तैयारी की गई है। पीएम मोदी जब जयपुर पहुंचेंगे तो उनके स्वागत में सभी बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। पीएम मोदी के साथ अमित शाह और अजीत डोभाल भी डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। अब सभी को इंतजार पीएम मोदी के जयपुर में आने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, जयपुर, राजस्थान। देखना यही है कि प्रधानमंत्री आखिर मिशन 2024 को फतह करने के लिए विधायकों और पदाधिकारियों को क्या संदेश देते हैं। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18, जयपुर। तो जयपुर में 98वां डीजीपी आईजी सम्मेलन 5 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक आयोजित होगा। कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। तो पीएम मोदी के जयपुर दौरे की रिहर्सल भी की गई। ये रिहर्सल एयरपोर्ट से लेकर आरआईजी, झालाना राजभवन और भाजपा दफ्तर तक की गई। रिहर्सल के दौरान रूट का ट्रैफिक भी डाइवर्ट रहा। पीएम के रूट पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयपुर में दौरा होना है। इस दौरे की तैयारियों को लेकर के आज रिहर्सल किया जा रहा है। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को एयरपोर्ट से आरआईसी लाया गया। आरआईसी से ये काफिला जो है राजभवन की ओर बढ़ रहा है और राजभवन के बाद में ये काफिला जो है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर तक जाएगा। आप देख पा रहे हैं इस रिहर्सल के अंदर वो तस्वीरें जिसमें पायलट व्हीकल चल रही हैं, जैमर व्हीकल चल रही है और ये वो पीएम का वाहन है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार होकर के झालाना तक जाएंगे, राजभवन जाएंगे और इसके बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक जाएंगे। ये रिहर्सल करने के दौरान जो भी कमी खामियां आई हैं उन्हें दूर करने का काम भी राजस्थान पुलिस और एसपीजी के जवान करेंगे। एसपीजी ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था को अपने दायरे में लिया है और सुरक्षा व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे, इस पर जोर दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18, जयपुर।
और रुक करेंगे अगली खबर का। श्री गंगानगर के श्रीकरणपुर से खबर है, जहां पर विधानसभा में अपनी किस्मत आजमा रहे प्रत्याशियों के लिए आज की राहत बहुत ही भारी होने वाली है, क्योंकि कल श्रीकरणपुर में विधानसभा चुनाव है और सभी दिग्गज अपना अपना आखिरी दांव चल रहे हैं और जीत के लिए हर पैतरे आजमा रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव। प्रत्याशियों ने खेला अपना आखिरी दांव। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार? आठ जनवरी किसकी होगी नैया पार? जी हां, श्री गंगानगर की सबसे हॉट सीट बनी श्रीकरणपुर विधानसभा में कल वोटिंग होगी। वोटिंग से पहले प्रत्याशी अपना हर आखिरी दांव खेल रहे हैं। अपने अपने वोटर्स का मान मनुहार किया जा रहा है, क्योंकि प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और इनकी किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। 8 जनवरी को मतगणना होगी और सबकी किस्मत का फैसला हो जाएगा, लेकिन उससे पहले अपनी किस्मत को चमकाने के लिए हर दांव पे चले जा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद यहां पर चुनाव स्थगित हो गया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने नई तारीख घोषित की थी, जिसके बाद कांग्रेस ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रुपेंद्र सिंह कुन्नर को टिकट देकर मैदान में उतारा है। तो वहीं बीजेपी ने पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी कुन्नर के सामने चुनावी मैदान में खड़ा कर दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी से पृथ्वीपाल सिंह संधू अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने इमोशनल कार्ड खेला तो बीजेपी ने भी जीत के लिए एक बड़ा दांव खेला है। बीजेपी ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को चुनाव से पहले ही मंत्री पद की शपथ दिला दी। मैं सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। टीटी के शपथ लेने के बाद कांग्रेस ने कई आरोप भी लगाए, तो बीजेपी ने सफाई भी दी थी कि टीटी साहब जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको उन्होंने मंत्री की शपथ दिलाई। सबसे पहला तो हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि आप आदर्श आचार संहिता लगने के बाद में कोई घोषणा नहीं कर सकते, कोई मतदाताओं को प्रभावित करने वाला कोई काम आप नहीं कर सकते। आप एक स्कूल में विषय नहीं खोलने की घोषणा कर सकते, और आपने इतना बड़ा उल्लंघन आचार संहिता का और संविधान का किया है कि आपने तो जनता को एक तरीके से ठेंगा दिखा दिया। देखिए, आचार संहिता का कस्टोडियन कौन है? कांग्रेस पार्टी है, चुनाव आयोग है। लेट द चुनाव आयोग टेक ए कॉल ऑन दिस। चुनाव आयोग को अगर लगेगा आचार संहिता का उल्लंघन है, वो अपने आप इसके ऊपर संज्ञान ले लेगा, कार्रवाई करेगा। उसकी चिंता जो है डोटासरा साहब क्यों कर रहे हैं? और ये संविधान प्रदत्त व्यवस्था है कि किसी भी व्यक्ति को जो है मंत्री बनाया जा सकता है। विद इन 6 मंथ्स उसको चुनाव चुन करके आना है। टीटी को चुनाव से पहले ही मंत्री बनाने के बाद श्रीकरणपुर सीट अब हाई प्रोफाइल बन चुकी है। इसकी चर्चा देश भर में हो रही है और बीजेपी के लिए ये अब प्रतिष्ठा का सवाल भी बन चुकी है। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की बात करें तो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं। 1994 में कैबिनेट रैंक के साथ राजस्थान वेयर हाउसिंग के अध्यक्ष रहे हैं। वसुंधरा सरकार में कृषि मंत्री रहे हैं। इसके बाद 2013 से 2018 तक खान और पेट्रोलियम मंत्री के रूप में काम किया है। कांग्रेस प्रत्याशी के अलावा 11 उम्मीदवार करणपुर चुनाव विधानसभा सीट से मैदान में हैं। फिलहाल 8 जनवरी को जनता का फैसला जनता के सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। तो श्रीकरणपुर में कल वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। क्या है तैयारी, इस रिपोर्ट में देखिए। श्रीगंगानगर जिले की श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी की वोटिंग की तैयारी पूरी हो गई है।
4 जनवरी को अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दल बूथ के लिए रवाना कर दिए गए। देखिए, आज हमारा जो लास्ट ट्रेनिंग के अंदर अंतिम ट्रेनिंग प्लस ईवीएम देने का काम और साथ ही साथ जितनी भी सामग्री है उसको देने का काम किया गया है। लोकतंत्र के पर्व में मौसम की प्रतिकूलता बाधा नहीं बन जाए, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान कर्मियों को ठंड से बचने और मतदाताओं की सहूलियत का ध्यान रखने के खास निर्देश दिए हैं। एक्सट्रीम ठंड को देखते हुए अपना ख्याल भी रखें और वहाँ पर वोटर्स के लिए जो व्यवस्था है वो भी ऐसी करवाई जा सके ताकि लोगों को कम से कम असुविधा हो। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के नामांकन के बाद श्रीकरणपुर से कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने सीट पर चुनाव रद्द कर दिया था। कांग्रेस ने श्रीकरणपुर सीट पर सहानुभूति कार्ड खेलते हुए दिवंगत विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रुपेंद्र कुन्नर को टिकट देकर उम्मीदवार बनाया है, तो बीजेपी ने अपने प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बनाकर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। मैदान में बीजेपी कांग्रेस समेत 12 प्रत्याशी हैं। 249 मतदान केंद्रों पर 2,40,826 मतदाता वोट डालेंगे। 8 जनवरी को मतगणना होगी। प्रदेश में भले ही बीजेपी की सरकार बन गई हो, लेकिन कांग्रेस इस सीट को जीतकर एक बार फिर खुद को मजबूत दिखाने का जी तोड़ प्रयास कर रही है। तो कुल मिलाकर श्रीकरणपुर की सीट साख का सवाल बन गई है। अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। 125 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जाएगी। साथ ही साथ जो 44 क्रिटिकल और वेरी क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं वहां पर वेबकास्टिंग के साथ साथ अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात रहेगा ताकि मतदान के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। और करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर चुनाव जीतने के लिए राजनीति की जा रही है। सुनिए। उनका होना चाहिए। जिस रूप में एनडीए गवर्नमेंट ने, सरकार ने खुद ने, प्रधानमंत्री जी का विशेष इसमें रुचि, योगी महाराज की रुचि लेना एक बात है। मैं मुख्यमंत्री हूं, कोई मंदिर बनता, कोई धार्मिक स्थल बनता तो सरकार उसमें से वो कर सकती है एक लिमिट तक। असली काम होता है उस कमेटी का जो निर्माण करवाती है, धार्मिक कमेटी होती है, उसका काम होता है। अभी इतना कब्जा करके बैठ गए उसके ऊपर, पूरी राजनीति बालाकोट की तरफ भी राजनीति हो रही है राम मंदिर पे चुनाव जीतने के लिए। तो वहीं बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर भी हमला बोलते हुए कहा कि अशोक गहलोत को संविधान पढ़ना चाहिए। सुनिए और क्या कुछ कहा। देखिए, कांग्रेस को शायद संविधान की जानकारी नहीं है। अशोक गहलोत जी को भी संविधान पढ़ लेना चाहिए और डोटासरा जी को भी पढ़ लेना चाहिए। संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कौन आदमी मंत्री बन सकता है, उसी प्रक्रिया के तहत मंत्री बने हैं। तो अर्जुन राम मेघवाल को आप सुन रहे थे, जहां एक और कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, क्योंकि अभी जिस प्रत्याशी ने जीत नहीं दर्ज की है, विधायक नहीं बना है, उसे मंत्री बना दिया गया है। तो वहीं इसे लेकर अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस पर पलटवार किया। खबर उदयपुर से है, जहां पर आईटी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। होटल कारोबारियों पर आईटी की रेड पड़ी। 34 ठिकानों पर आईटी विंग की ओर से जांच की गई। छापे में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त किए गए हैं। बड़ी मात्रा में सोने की ज्वेलरी भी जब्त की गई है। ठिकानों से भारी मात्रा में डिजिटल दस्तावेज भी मिले हैं, जिनकी जांच पड़ताल जारी है। उदयपुर में शाही शादियों से ब्लैक मनी कमाई गई है। मुंबई, कोलकाता में भी 4 ठिकानों पर आईटी की ओर से रेड पड़ी है।
और खबरों में आगे बढ़ते हुए बीकानेर के राजघराने का संपत्ति विवाद एक बार फिर से गहरा गया। पिछले लंबे समय से चर्चाओं में रहा ये विवाद एक बार फिर तब सुर्खियों में आ गया जब बीकानेर पूर्व से विधायक और राजघराने से ताल्लुकात रखने वाली सिद्धि कुमारी ने इस्तगासे के जरिए सदर थाने में अपनी बुआ के खिलाफ ही अन्य 4 धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में समझिए। बुआ भतीजी की लड़ाई थाने पर आई। बीकानेर राज परिवार का प्रॉपर्टी विवाद। थाने पहुंचा राजघराने का संपत्ति विवाद। सिद्धि कुमारी ने दर्ज करवाया बुआ पर केस। जी हां, इस एफआईआर को जरा ध्यान से पढ़िए। इसमें सबसे पहला नाम है राज्यश्री कुमारी का। ये और कोई नहीं बल्कि सिद्धि कुमारी की बुआ है और पूर्व महाराजा स्वर्गीय करणी सिंह की बेटी है। इस एफआईआर में राज्यश्री कुमारी के साथ उनके निजी सहायक राजेश पुरोहित, गौरव बित्राणी, पुखराज और कांग्रेस नेता ऋतु चौधरी का नाम है। ऋतु चौधरी विधानसभा चुनाव के दौरान बीकानेर की प्रभारी थी और विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत कर जांच की मांग की थी। 467, 468, 420, 500, 501, 120 बी। ये धोखाधड़ी और कूट रचित दस्तावेज तैयार करने जैसा गंभीर मामला है। एफआईआर में बताया कि उनकी संपत्ति को हड़पने के लिए राज्यश्री कुमारी, राजेश पुरोहित, गौरव बित्राणी, पुखराज और ऋतु चौधरी ने मिलकर धोखाधड़ी, फर्जी और गलत तरीके से दस्तावेज तैयार किए। कई जगह झूठे और गलत तथ्य भी पेश किए गए। इस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए गहनता से जांच भी शुरू कर दी है। नहीं, सिद्धि जी ने नहीं कराया, उनके एजेंट ने कराया। हाँ, कोई कूट रचित दस्तावेजों के देने के खिलाफ एक मुकदमा दिया गया है परिवादी संजय शर्मा जी के द्वारा। उसको सदर थाने में रजिस्टर करके उस पर अनुसंधान शुरू किया गया। एक तरफ राज्यश्री जो कि स्वर्गीय महाराजा करणी सिंह की बेटी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीकानेर पूर्व से बीजेपी की लगातार चौथी बार एमएलए सिद्धि कुमारी है। दरअसल बीकानेर राजघराने में संपत्ति का विवाद लंबे समय से चल रहा है, लेकिन हाल ही में परिवार की मुखिया राजमाता सुशीला कुमारी के निधन के बाद ये विवाद ने ज्यादा तूल पकड़ लिया है और बुआ और भतीजी संपत्ति को लेकर खुले तौर पर आमने सामने आ खड़ी हुई है। पिछले दिनों चुनाव के दौरान सिद्धि कुमारी द्वारा चुनाव आयोग में पेश की गई संपत्ति की जानकारी पर उनकी बुआ राजश्री ने सवाल खड़े किए थे और चुनाव आयोग से शिकायत की थी। इस पर राजनीतिक रूप से काफी हल्ला भी मचा था। अब सिद्धि कुमारी ने इस्तगासे के जरिए सदर थाने में मामला दर्ज करवाते हुए अपनी बुआ के खिलाफ खुलेआम मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं भजनलाल सरकार में राज्य मंत्री मंजू बाघमार ने पदभार ग्रहण कर लिया है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में मंजू बाघमार ने कहा कि जल्द ही विभागों का बंटवारा होगा। मंजू बाघमार ने कहा कि विकास, महिला अत्याचारों पर लगाम, क्वालिटी एजुकेशन प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य मंत्री मंजू बाघमार से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता महिमा जैन ने। सुनिए क्या कुछ कहा। सचिवालय में लगातार पदभार ग्रहण समारोह जारी है। ऐसे में आज मंजू बाघमार ने कामकाज संभाल लिया है। मैम से जानना चाहेंगे कि अगले 5 सालों में आखिर भाजपा सरकार की राजस्थान में क्या प्राथमिकताएं रहने वाली है। मैम, अगले 5 साल आपकी सरकार कैसे काम करने जा रही है राजस्थान? सबसे पहले तो मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व का, हमारे संगठन का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि मुझे उनके साथ में काम करने का उन्होंने मौका दिया है। साथ ही पिछले 5 सालों के अंदर प्रदेश में जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई थी और हर वर्ग अपने आप को दुखी महसूस कर रहा था, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे हमारा युवा वर्ग हो और चाहे हमारी महिलाओं पर जो अत्याचार हुए हैं, उन सभी के कल्याण के लिए हमारी प्राथमिकताएं रहेगी। भाजपा सरकार 33% आरक्षण देने की बात कर रही है, लेकिन राजस्थान मंत्रिमंडल में सिर्फ 2 महिलाएं 33% आरक्षण पर, ये कैसा प्रदेश की महिलाएं जानना चाह रही है?
आगे आगे देखिए क्या होता है। निश्चित रूप से महिलाओं के कल्याण के लिए भी कार्य किया जाएगा और जो मोदी जी ने अपनी गारंटी दी है उन गारंटियों पर भी पूरा काम होगा। लोकसभा 2024 आपके नजदीक है, क्या तैयारियां है भाजपा सरकार की? अभी हम हर पंचायत स्तर पर जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा की शिविर लगाए जा रहे हैं कि उन योजनाओं के तहत जो भी पात्र व्यक्ति जो वंचित रह गए हैं उन सभी को उनसे जोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, ताकि कोई भी आम व्यक्ति जो बिल्कुल गांव में गरीब में कोने में बैठा हुआ वो व्यक्ति भी आकर पंचायत स्तर पर यदि वो पात्र है और उन योजनाओं से वंचित है तो उन योजनाओं का उन्हें लाभ दिया जा रहा है। और आपने देखा कि हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री महोदय जो है हर जगह जाकर जो है शिविरों का अवलोकन भी कर रहे हैं। कल ही में हमारे जायल क्षेत्र के कियाले गांव में पधारे थे और उससे जो है लोगों में एक उत्साहवर्धन हो रहा है कि प्रदेश की चहुमुखी विकास निश्चित रूप से। देखिए, मंजू बागवान मेरे साथ मौजूद थी, उन्होंने बताया अगले 5 साल फुल फ्लेजेड तरीके से भाजपा सरकार काम करेगी, जनता की हर परेशानी को सॉल्व किया जाएगा। और अब बात करेंगे रील्स की। वो रील्स आप अक्सर अपने मोबाइल फोन में देखते होंगे या आप शायद बनाने के भी शौकीन होंगे। रील बनाने के चक्कर में लोग तरह तरह की बेवकूफियां कर जाते हैं, जिसके बाद उन्हें माफी के लिए गिड़गिड़ाना भी पड़ता है। ऐसी ही एक रिपोर्ट जैसलमेर से सामने आई है, आप भी देखिए यहां पर क्या हुआ। युवक को भारी पड़ी सनक, अब पुलिस सिखाएगी सबक। अपने 2 दोस्तों के साथ एक युवक लात मारकर एक पुरानी दीवार गिरा देता है और बेशर्म तरीके से हंसते हुए उधर से निकल जाता है। जब तक पैर की ठोकर से दीवार गिराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता, तब तक नौजवान की हेकड़ी निकल गई। वो अपनी करतूत की माफी मांगता नजर आया। मेरा नाम देवराज है और मैंने जो कुलदरा में वो वीडियो बनाया था वो खाली हंसी मजाक में ये ऐसा कुछ गलत काम हो गया और जो आपके पूरे समाज को कुछ ठेस पहुंची है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन ऐसा हुआ क्या कि एक पुरानी दीवार के लिए युवक को माफी मांगनी पड़ गई। पालीवाल समाज के आगे गिड़गिड़ाना पड़ गया। दरअसल शख्स ने जिस दीवार को मिसमार किया था वो कुलधरा की निकली। जैसलमेर से 16 किलोमीटर दूर कुलधरा गांव है, जो 200 साल पहले खाली हो गया था। गांव में जगह जगह टूटे फूटे वीरान मकान हैं। ये गांव भारत सरकार की पुरातत्व महत्व की संरक्षित जगहों में शामिल है। गांव की देखरेख एएसआई के साथ जैसलमेर विकास समिति करती है। वीडियो सामने आने के बाद जैसलमेर के लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों ने इन युवकों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। एसपी जैसलमेर विकास सांगवान ने दीवार तोड़ने के मामले में जैसलमेर विकास समिति को इन युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने को कहा है। एसपी ने आरोपियों की पहचान के बाद बहुत जल्द ही उन्हें दबोचने का दावा किया है। न्यूज 18 के लिए राजस्थान से जैसलमेर से सावलदान रतनू की रिपोर्ट। और अब एक नजर 5 मिनट में 50 देखेंगे। जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रदेश में कोरोना को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता दें। प्रदेश में आज 9 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सीकर, झालावाड़, धौलपुर और दौसा में एक एक केस कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जयपुर में कुल 5 एक्टिव केस पाए गए हैं। तो प्रदेश में कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है, ये आपको बता रहे हैं। प्रदेश में आज कुल 9 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें सीकर, झालावाड़, धौलपुर और दौसा में जहां एक एक केस मिले, तो वहीं अकेले जयपुर में ही 5 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। और एक और बड़ी खबर में कोरोना को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता दें। प्रदेश में आज 9 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सीकर, झालावाड़, धौलपुर और दौसा में एक एक केस कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जयपुर में कुल 5 एक्टिव केस पाए गए हैं। तो प्रदेश में कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है, ये आपको बता रहे हैं। प्रदेश में आज कुल 9 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें सीकर, झालावाड़, धौलपुर और दौसा में जहां एक एक केस मिले, तो वहीं अकेले जयपुर में ही 5 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। और एक और बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां पर नशे के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 66 किलो 700 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। निम्बाहेड़ा सदर थाना पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की। नीमच चित्तौड़गढ़ हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
और अब बात शाही ट्रेन की। पैलेस ऑन व्हील्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसमें सैलानी लाखों रुपए खर्च कर सफर करते हैं। लेकिन अगर आप खर्च करने को तैयार हैं तो ये शाही ट्रेन आपकी भी हो सकती है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। पैलेस ऑन व्हील्स को खरीदार का इंतजार। शाही ट्रेन है नीलामी के लिए तैयार। स्पा, जिम और लग्जरी सुविधाओं की भरमार। शौक को दीजिए मनचाहा विस्तार। सड़क पर फर्राटा भरने वाली लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ियां और हवा में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर खरीदने की खबरें इतनी कॉमन हो चुकी है कि इस पर ध्यान देना लोग मुनासिब नहीं समझते। लेकिन क्या कोई ट्रेन भी खरीदी जा सकती है? चौंक गए ना? आपका चौंकना लाजमी भी है, लेकिन बात बिल्कुल सच है। प्रदेश की सबसे लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स बिकने के लिए तैयार है। इंजन छोड़कर सभी 21 डिब्बे ग्राहकों के इंतजार में खड़ी हैं। प्रतिष्ठित टूरिस्ट ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स के पुराने कोच जो कि रेलवे के लिए अनुपयोगी हो गए थे, इनकी नीलामी की जा रही है। ऐसे 21 कोच जिनको पुष्कर के पास रखा गया है, इनका हम ई ऑक्शन, ई नीलामी के माध्यम से इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम जो हमारा पोर्टल है उसके माध्यम से हम ई नीलामी कर रहे हैं। अब शाही ट्रेन कही जाने वाली पैलेस ऑन व्हील्स बिकने की वजह समझिए। दरअसल काफी समय से पैलेस ऑन व्हील्स की माली हालत ठीक नहीं है, जिससे इसके मेंटेनेंस में दिक्कत आ रही। दूसरी बात, ट्रेन का मौजूदा वर्जन भी काफी पुराना हो चुका है, लिहाजा इसे बेचने की जरूरत महसूस की गई। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पैलेस ऑन व्हील्स पूरी तरह से बंद हो जाएगी। दूसरी पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेनें पहले की तरह चलती रहेंगी, सैलानियों को राजस्थान के गौरव से रूबरू कराती रहेंगी। ये जो कोचेज हैं, चूंकि ये पैलेस ऑन व्हील्स में पहले चलते थे, तो इसमें काफ़ी अच्छी तरह से सुसज्जित भी हैं और इनको रेस्टोरेंट या किसी भी टूरिज्म पर्पस के लिए उपयोग किया जा सकता है। जो भी व्यक्ति या कोई फर्म अगर इच्छुक है तो आप उत्तर पश्चिम रेलवे के इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम पोर्टल के माध्यम से ई ऑक्शन में भाग ले सकते हैं। अगर आप शाही ठाट बाट के शौकीन हैं और उससे भी बढ़कर आपकी जेब आपको अनुमति देती है, तो राजस्थान के इतिहास से जुड़ी ये मशहूर ट्रेन आपकी ही हो सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट। युवाओं में भी हो रहे हार्ट अटैक ने सबको डरा दिया है। डॉक्टर इस परिस्थिति से काफी चिंतित भी हैं, लेकिन अब इसका समाधान खोज लिया गया है। कैसे बचेंगे आप हार्ट अटैक से, इस रिपोर्ट में देखिए। हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, इन दोनों बीमारियों ने अब युवाओं को अपनी जकड़ में ले लिया है। हर रोज युवाओं की हार्ट अटैक से मौत भी हो रही है। कोविड के बाद से ऐसे मामलों में तेजी आई है। बढ़ते हुए हार्ट अटैक के केसेस से डॉक्टर्स भी चिंतित हैं। युवाओं को इस बीमारी से बचाने के लिए डॉक्टर्स ने कमर कस ली है। इमरजेंसी में जान को बचाने के लिए हार्ट किट तैयार की जा रही है। डॉक्टर्स अब आमजन को गोल्डन आवर्स में ही फ्री इमरजेंसी हार्ट किट उपलब्ध कराएंगे। प्रदेश के 600 से ज्यादा निजी अस्पतालों की तरफ से घर घर ये इमरजेंसी किट पहुंचाई जाएगी। इस किट को PHNHS की तरफ से तैयार किया जा रहा है। शुरुआती चरण में जयपुर के 80 से ज्यादा मेडिकल स्टोर और 100 से ज्यादा अस्पतालों के स्टोर्स पर किट मुफ्त उपलब्ध होगी। पायलट प्रोजेक्ट सफल होने के बाद इसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसी आमजन की सीधी पहुंच वाली जगहों पर भी रखवाया जाएगा। ड्रग विभाग की अनुमति के बाद एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, खेल एकेडमी, SMS के सामने मेडिकल स्टोर समेत बाकी जगहों पर यह किट मिल सकेगी। क्योंकि मैंने जब भी जो आपको 2 कारण बताए, क्लॉट फॉर्मेशन एंड आर्टीरियल कंस्ट्रिक्शन, इनको अगर हम रोक सकें एट द अर्लीस्ट, जैसे ही ये सिम्टम्स स्टार्ट हों, तो उससे काफ़ी हद तक काफ़ी जानें बचाई जा सकती हैं। तो उसके लिए हमने एक ये किट बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें बेसिकली 3 तरह की दवाइयाँ होंगी। हालांकि डॉक्टर खुद भी इस बात से हैरान है कि 20 साल से लेकर 50 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के मामले काफी बढ़े हैं। वहीं एक साल में जयपुर के 6 डॉक्टर्स की हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के चलते मौत हो चुकी है। हाल ही में SMS के प्रोफेसर डॉक्टर नितिन पांडेय की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इसके पीछे डॉक्टर्स का मानना है एक बड़ी वजह कोविड है, साथ ही लाइफस्टाइल में बढ़ते स्ट्रेस और खराब होते पर्यावरण को भी जिम्मेदार डॉक्टर ठहराते हैं।
कोविड ने हमें हमारे बॉडी को कुछ चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में काफ़ी चेंजेस आए हैं और बॉडी में कोगुलेशन जो थक्का बनने की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से ना केवल हार्ट अटैक बल्कि ब्रेन स्ट्रोक भी ज़्यादा हो रहे हैं, डीवीटीज भी ज़्यादा हो रहे हैं। कुछ समय पहले के आंकड़ों को देखा जाए तो राजस्थान देश में हार्ट अटैक के केस में चौथे स्थान पर था। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 के बाद दिल के रोगियों में बढ़ोतरी हुई है। इनमें ज्यादातर 30 से 40 के युवा ही हैं। सोशल मीडिया पर पिछले काफी वक्त से अचानक हार्ट अटैक से मौत के वीडियो सामने आ रहे हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि योगा करना चाहिए, इससे व्यक्ति हेल्दी रहता है, पर्यावरण साफ सुथरा हो और साइकिलिंग, एक्सरसाइज और योगा आदि के लिए स्थान होने चाहिए। महेश दाधीच, न्यूज़ 18, जयपुर। रुक करेंगे बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर डीजीपी युवराज साहू का बयान सामने आया। कॉन्फ्रेंस को लेकर सभी विभाग पूरी तरह से तैयार हैं। कॉन्फ्रेंस में देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर चर्चा की जाएगी। तय सुरक्षा मापदंड के तहत सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे। मुख्यमंत्री कॉन्फ्रेंस को लेकर 2 बार बैठक कर चुके हैं। सीएम के निर्देशों की पालना में सभी विभाग अलर्ट मोड पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का भी इस दौरान संबोधन होने वाला और यही वजह है कि बेहद खास ये कॉन्फ्रेंस जिसे लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इसे लेकर बैठक की और दिशा निर्देश जारी किए, जिसे लेकर डीजीपी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि निर्देश के अनुसार सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। में अभी 5 तारीख से 7 तारीख तक डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। सालाना ये कॉन्फ्रेंस भारत सरकार के एजेंसी द्वारा आयोजित की जाती है। इस वर्ष जयपुर में आयोजित की जा रही है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री एवं अन्य सभी गृह विभाग से संबंधित अधिकारी एवं डिग्निटरीज सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में मुख्य रूप से पुलिस एवं आंतरिक सुरक्षा के संबंध में विषय वस्तुओं पर अलग अलग समय में चर्चा की जाएगी 2-2.5 दिन तक। और जहाँ तक वीवीआईपीज और डिग्निटरीज की सुरक्षा व्यवस्था की बात है, नियम और आदेशों के मुताबिक जो व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए राजस्थान पुलिस को, वो सारी व्यवस्था की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान द्वारा इस कॉन्फ्रेंस की आयोजन के संबंध में 2 बार बैठक लेकर राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों को सही तरीके से तैयारियों को इंजाम कराने के लिए और व्यवस्था सभी सुचारू करने के लिए निर्देश दिए गए थे। सत्ता बदलते ही जनता को गुड गवर्नेंस का फील मिलना चाहिए। सीएम के इस निर्देश के बाद जयपुर पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ नई पहल शुरू करते हुए थाने पर जन सुनवाई करते नजर आए। पहली जन सुनवाई आज शिप्राप्रत थाने से शुरू की गई। यहां अधिकांश मामले जमीनों से संबंधित आए। इनमें घर पर जबरन कब्जा करना, किराएदार बनकर मकान मालिक को धमकाना, पार्किंग विवाद और हॉस्टल पीजी विवाद से जुड़े हुए मामले भी सामने आए। इस पर एक खास रिपोर्ट। पुलिस थाने में शिविर। जी हां, पुलिस थाने में समस्याओं के समाधान के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ ने पहल करते हुए ये शुरुआत की है। जिसके बाद थाने में फरियादियों की भीड़ लग गई और जमीन से लेकर घर पर कब्जा, धमकी, पार्किंग विवाद जैसी शिकायतों का अंबार लग गया। इतना ही नहीं, मानसरोवर थाने के पूर्व सीआई और मौजूदा एएसआई पर भी जमीन पर कब्जा करने के आरोप लगे। जो 2019 में उन्होंने ताला तोड़कर रहने लग गए थे और उसके बाद उनकी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। पुलिस से हम बार बार आते थे। कमिश्नर साहब ने यूँ ही कहा है कि आपके जो अवैध रूप से उन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाकर किराए के जो दिए रसीदे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। 420 का केस है और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और आपको बिल्कुल न्याय मिलेगा। थाने गए थे एफआईआर दर्ज कराने के लिए, वहाँ से मेडिकल वगैरह हुआ, लेकिन एफआईआर कोई भी दर्ज नहीं हुई। तो आज हम
जन सुनवाई में कमिश्नर सर से मिलने आए हैं, बिजू सर से। उन्होंने बोला है कि यहीं से वो सारी अब प्रोसीडिंग्स करेंगे और वो सुनाई करेंगे, यहीं से FIR दर्ज कर देंगे। कुल मिलाकर पीड़ितों को कमिश्नर की इस पहल से तत्काल न्याय मिलने की एक नई आस जगी है। प्रकार का शिकायतें आई है, कोई मुकदमे के संबंधित है, कोई तुरंत रेस्पॉन्स नहीं होने के संबंधित है, कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज चलने के संबंधित है। तो धीरे धीरे एक एक करके हम उसको एड्रेस करके व्यवस्था ठीक कराने का पूरा प्रयास करेंगे। फिलहाल सत्ता बदली है और सीएम के निर्देश हैं कि जनता की सेवा ही लक्ष्य होना चाहिए। शिप्रापत थाने में पहली जनसुनवाई हुई, जहां पर बड़ी तादाद में अलग अलग तरह की शिकायतें मिली। शिकायतों को सुनकर के तुरंत समाधान के निर्देश भी कमिश्नर के द्वारा दिए गए हैं। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर के जनता कितनी संतुष्ट नजर आती है इस पुलिसिंग को लेकर के, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। खबर डीडवाना से, जहां पर नगर परिषद में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया। शहर की नेहरू कॉलोनी की 14 पट्टों की पत्रावलियां और नक्शे गायब मिले, जिसे लेकर नगर परिषद में हड़कंप मच गया। आयुक्त रोहित मील ने मामले को लेकर एक कमेटी भी गठित की है। इस मामले में फर्जीवाड़े को लेकर जांच को लेकर टीम ने कार्रवाई शुरू की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीडवाना नगर परिषद आयुक्त सहित कमेटी ने भूखंडों का नाप चौक शुरू किया है। ऐसे में अब आयुक्त सहित कमेटी अपने ही ऑफिस के कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे या मामले को दफन कर देंगे, ये बड़ा सवाल है। साथ ही साथ फर्जी तरीके से बने 14 पट्टों को निरस्त किए जाने को लेकर कब तक कार्रवाई की जाएगी। शिकायतें आती रहती हैं, कुछ पुराने रिकॉर्ड की जांच के लिए किन्हीं का कोई आवंटन हुआ था, उसके लिए कभी कोई RTA लगा रहा है, कभी कुछ और हो रहा है। उसमें हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इसका स्वामित्व किसका है और ये प्लॉट नंबर 1 कहाँ है और प्लॉट नंबर 55 कहाँ है, मतलब कुछ इसका प्लान से पता नहीं चल रहा। उधर झुंझुनू की चिड़ावा पुलिस ने नकली नोट छापने और उन्हें बाजार में खपाने के प्रकरण में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। बीकानेर से गिरफ्तार आरोपी रामानंद ने गैंग के सरगना शुभम जहांगीर और उसके साथियों को नकली नोट छापने के संसाधन उपलब्ध करवाए थे। गौरतलब है कि जयपुर के होटल्स में की गई छापेमार कार्रवाई में टीम को 100, 200 और 500 के नकली नोट बीकानेर इलाके में खपाने का आरोप है। फिलहाल आरोपी से पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। पुलिस इस प्रकरण में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। कि जो नकली नोट प्रकरण हुआ था उसमें पुलिस पूर्व में 4 लोग गिरफ्तार कर चुकी है और 5वां व्यक्ति जो है रामानंद पारिक बीकानेर से उसको गिरफ्तार किया है। उस व्यक्ति पे जो हमारी जांच के दौरान आया कि जो एक प्रिंटर इन्होंने जो नोट छापने के लिए परचेज किया था, उस प्रिंटर की पेमेंट इस व्यक्ति द्वारा दी गई थी। इसलिए ये क्लियर होता है कि ये आदमी भी इनके साथ मिला हुआ था, इसी साजिश में था। और करेंगे एक और बड़ी खबर का, शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर में शीतकालीन अवकाश का समय बढ़ा दिया गया है। 13 जनवरी तक अब शीतकालीन अवकाश की घोषणा की गई है। सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश रहेगा। जिला शिक्षा अधिकारी के अनुरोध पर कलेक्टर ने इसे मंजूरी दी है। जयपुर जिले के सभी स्कूलों में तत्काल लागू होने के भी आदेश हैं। तो प्रदेश में ठंड का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। राजस्थान में शीतलहर का प्रकोप है। आगामी 2 से 3 शीतलहर का प्रकोप जारी रहने वाला है। सीकर में 1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। घने कोहरे से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। जयपुर एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 50 से भी कम रह गई है। 8 और 9 जनवरी को आंशिक बारिश होने की भी संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश भी हो सकती है। 10 जनवरी के बाद फिर से सर्दी सितम ढाएगी। तो लगातार अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। ठंड से जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त है, जहां पर घने कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगे हैं। साथ ही साथ लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्षेत्रवार यदि देखें तो उदयपुर संभाग और जोधपुर संभाग में मौसम नॉर्मल रहेगा, यानी सामान्य रहने के चांसेस है। बाकी बीकानेर, इसके अलावा जयपुर संभाग, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के ज्यादातर इलाकों में घना कोहरा
और दिन में अधिकतम तापमान औसत से 3 से 7 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रहेगा, यानी सीवियर कोल्ड डे की परिस्थिति अभी अगले 2-3 दिन जारी रहेगी। शेखावाटी क्षेत्र में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान 4 डिग्री या इसके नीचे भी अगले 2 दिन दर्ज हो सकता है। इसके बाद दिनांक 7 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से 8 और 9 जनवरी को राजस्थान के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। 7 जनवरी को इसका असर दक्षिणी राजस्थान के भागों में यानी उदयपुर संभाग और कोटा संभाग के कुछ भागों में बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। 8 और 9 जनवरी को इसका सर्वाधिक असर रहेगा। इस दौरान बीकानेर, जयपुर संभाग सहित कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की दर्जे की बारिश होगी, कहीं कहीं तेज बारिश यानी मध्यम दर्जे की भी होने की संभावना है। 9 जनवरी को इसका असर राजस्थान के उत्तरी भागों में होगा और 10 जनवरी से इसका असर जो है वो पूरी तरह से समाप्त होता हुआ दिखेगा। तो कुल मिलाकर अभी जो कंडीशंस राजस्थान में चल रही है अगले 2-3 दिन कंटिन्यू होगी, उसके बाद एक बारिश का स्पेल बनेगा। 10 जनवरी से जैसे ये सिस्टम क्रॉस करेगा तो एक और फिर से कोल्ड का जो स्पेल है वो देखने को मिलेगा, यानी कि एक बार फिर से तापमान जो है वो डिक्रीज होंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारतीय प्राचीन शिक्षा पद्धति आयुर्वेद का क्रेज एक बार फिर से पूरी दुनिया में दिखाई और सुनाई दे रहा है। विदेशी छात्र भारत में आयुर्वेद की शिक्षा लेने आ रहे हैं। दुनिया में बजते आयुर्वेद के डंके पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भारत एक बार फिर अपने पुराने वैभव की तरफ लौट रहा है। उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं जिसमें आपको कुछ लोग आयुर्वेद की महिमा स्वीकारते हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीर जयपुर के जोरावर गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की है। एक तस्वीर ही बताने के लिए काफी है कि विदेशी लोग भी योग और आयुर्वेद की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। Iran, and I completed my UG undergraduate course in Ayurveda in June 2023. Now it's about 2 weeks I have started my MD in Ayurveda in Molexidan department. And in Iran, the time I came, we had no Ayurvedic doctor. So I came as a first Ayurvedic physician here, and I learned, and now we have so many Iranian people. It's almost 3 years that I'm studying in Ayurveda. And how I get interested in this, actually before I was doing MBBS, I have done 2 years of midwifery. So from there I get to know that this is, from there I get to know Ayurvedic. So I searched about this, then I came to know that the people are getting treated through the natural sources. So there I came to know that this is a unique ईरान और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए प्राइम डिबेट से होगी हेमंत के साथ। नमस्कार।